हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का ये चैप्टर 10 से 12 मार्क्स का आता ही है हर साल एंड इस बार भी आने का चांस है। सो इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा डिस्कस कर तो नहीं पाएंगे। आई थिंक हाफ पार्ट आज डिस्कस हो जाएगा एंड रिमेनिंग जो पार्ट बच जाएगा, देखते हैं कितना पार्ट आज डिस्कस हो पाता है। जो भी पार्ट बच जाता है वो पार्ट हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड वीडियो में फर्स्ट वाली वीडियो का लिंक रहेगा। नाउ क्वेश्चन होता है म्यूचुअल फंड के ऊपर। और एक चीज़, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इसको सब अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करना है यार। शेयर नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना, ठीक है। वीडियो देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके आगे देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूचुअल फंड। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? कभी नाम सुना है ज़िंदगी में? कभी ना कभी तो सुना होगा। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये सुना है ना। म्यूचुअल फंड्स होता क्या है बेसिकली? आज के डेट पे अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हो, है नहीं, मान लेते हैं मेरे पास 5 लाख रुपया है। अब हम इस 5 लाख रुपया क्या करेंगे? खा जाएंगे? फ़ोन खरीदेंगे ना? गुड। नहीं, हम सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। मान लो मैं एकदम नॉर्मल सा बैकग्राउंड का इंसान हूँ, एकदम मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या होता है, बैंक क्या है, कुछ नहीं पता है। मेरे को आज 5 लाख का लॉटरी लग गया। अब ये 5 लाख रुपया हम क्या करें? कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए, क्या करें, कहाँ करें। घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, होगा तो कैसे इसको रखा जाए, क्या यूज़ किया जाए। तो अब मेरे को कोई एक दोस्त बता दिया, एक काम कर, शेयर मार्केट में जाके लगा दे पैसा। बोले शेयर मार्केट में पैसा लगाते? बोला हाँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाते बड़ा फ़ायदा है। 5 लाख लगाएगा, तेरे को एक हफ्ते से, 1 महीने से 2 महीने के अंदर, फिर मैक्सिमम साल भर के अंदर तेरा 10 लाख हो जाएगा। बैंक में रखेगा भैया 7-8 साल लगेगा, कौन जाएगा इतना मेहनत करने। तो वो मेरे को बोला, मैंने सुना भाई बात तो सही है यार, 1 साल के अंदर पैसा डबल, वो 21 दिन वाला प्लान। तो इतना जल्दी पैसा डबल हो रहा है, खुश। हम फटाफट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करते ही क्या मेरा सच में पैसा डबल होगा? मीन्स प्रॉफिट बढ़ेगा? डबल का बात हटाओ, क्या इंक्रीज होगा, प्रॉफिट मिलेगा? कोई श्योरिटी नहीं है। मेरा दोस्त क्या बोला? लगा दे, पैसा बढ़ जाएगा। वो किसी और का देखा क्योंकि उसका बढ़ा था, वो सोच के बोल दिया कि भाई तेरा भी बढ़ जाएगा, तेरे पास भी पैसा है, लगा दे। अब अगर हम भी शेयर मार्केट में जाके पैसा लगा दिए, एक तो कंपनी देखे अच्छा खासा कंपनी है, हाँ भैया इसमें लगा सकते पैसा, गए 5 लाख रुपया लो, शेयर लिए, घर आ गए। शेयर मतलब शेयर का कागज़ लिए, डीमेट फॉर्म में हो गया वो तो अब भी। तो डीमेट में मेरा शेयर आ गया, हम घर में आ गए। 1 साल बाद हम देख रहे हैं मेरा शेयर का वैल्यू घट के 2 लाख हो गया। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे? तो ये चीज़ ना हो पाए भैया। ये चीज़ जो एक मिडिल क्लास फैमिली का है, जो एकदम जस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है, वो फैमिली अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, रिटायरमेंट के लिए अपना प्लान करना चाहती है, बिकॉज अब तो रिटायरमेंट वाले स्कीम भी गवर्नमेंट वाले जो थे वो सब हट रहे हैं, तो यही सब सर्विस बच रहा है, यही सब चीज़ें जो एक्सेप्ट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो होगा क्या? अब हम आज की डेट पे क्या करेंगे? हम जाएंगे म्यूचुअल फंड के पास, ठीक है। मेरा दूसरा दोस्त टीवी वाला, हम न्यूज़ एडवर्टीजमेंट देख लिए थे धोनी वाला। अब हम गए म्यूचुअल फंड के पास। म्यूचुअल फंड को बोले कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपया है, हम क्या करें इस पैसे का। वो क्या बोलेगा? एक काम कीजिए, आप पैसा हमको दे दीजिए। पॉइंट चेंज है। कंपनी और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है? कंपनी में गए जब, तो बोला आप हमारा शेयर ले लीजिए। जब म्यूचुअल फंड के पास गए तो वो बोला आप पैसा हमको दे दीजिए, ठीक है। पैसा हमको दे दिए, उसके बदले में वो हमको क्या दिया? यूनिट्स। कंपनी वाला शेयर देता है, म्यूचुअल फंड वाला यूनिट्स देता है। क्लियर? तो ये वाला म्यूचुअल फंड जो था, ये लोग हमको दे दिया यूनिट। ओके, हम यूनिट ले लिए, चलो ठीक है भाई, 5 लाख रुपया लगा दिए, अब देखते हैं क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है? ये पैसा ले लिया, ओके, इसका खुद का बिजनेस सिर्फ एक ही है, ये अच्छा कंपनी खोजेगा। संदीप मेरे को पैसा दिया है, बोला है पैसा को बचा के रखना, मतलब पैसा को खर्चा नहीं, मतलब बर्बाद नहीं होने देना है, पैसा को ये उसका जो कैपिटल है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो बचा रहना चाहिए। कैपिटल बचा के रखेगा संदीप का। दूसरा पॉइंट बोला था संदीप को रिटर्न चाहिए, ठीक ठाक चाहिए भैया, बहुत प्रॉफिट नहीं चाहिए उसको, ठीक है। अब ये चीज़ सोच के म्यूचुअल फंड मेरे बिहाफ में पैसा लगाएगा। क्या कर रहा है म्यूचुअल फंड? मेरे बिहाफ में पैसा लगाएगा। म्यूचुअल फंड कहाँ लगाएगा? कहीं भी लगा सकते हैं भैया, उसका जहाँ मन करे। हम स्कीम देखेंगे, स्कीम के हिसाब से हम पैसा दिए उसको, वो अपना उस हिसाब से पैसा लगाएगा। अब वो इक्विटी में लगा सकता है, डेप्ट में लगा सकता है, जहाँ भी लगाए उसका जिम्मेदारी है कि वो पैसा बचा के रखेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अभी एक वर्ड सुनेंगे कुछ देर बाद, चैप्टर में सब कुछ आएगा। तो जब अभी बैकग्राउंड दे रहा हूँ, भूमि पूजन समझते हैं ना, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड चल रहा है। म्यूचुअल फंड होता क्या है? जस्ट बैकग्राउंड, जो
न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हर जगह सुनते हैं ना म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड, यही है म्यूचुअल फंड। ओके, अभी हम लोग आज पूरा सब म्यूचुअल फंड के लगभग विशेषज्ञ बन जाएंगे कुछ देर के अंदर। बैठे रहो, आधा घंटा का वीडियो होगा मैक्सिमम मेरा। एक हर वीडियो 30 से 35-40 मिनट तक का वीडियो होता है, उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता मैं। एंड 2 वीडियो में आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, चलो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट म्यूचुअल फंड। एक और क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड ये जो है ये रजिस्टर किस में होता है? कुछ लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। भैया कैसे? कंपनीज एक्ट कौन से सेक्शन में रजिस्टर होगा? म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड रजिस्टर होता है ट्रस्ट एक्ट के अंदर। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एक्ट के अंदर होता है। अब क्वेश्चन आएगा, कमेंट आ गया होगा अब तक, कि सेबी के अंदर रजिस्टर होता है। सेबी रेगुलेट करता है इसको, रजिस्टर नहीं। सेबी रेगुलेट करेगा, सेबी के जो रेगुलेशन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। रजिस्टर जो होता है ये होता है ट्रस्ट एक्ट के अंदर। मैं नहीं बोल रहा, बुक ही बोल रहा है, और दिखाता है एक पोर्शन आएगा। वेट, पहले यही शो कर देता हूँ क्योंकि अभी कुछ देर के अंदर कमेंट आ जाएगा क्या बोल रहे हो। आई नो दैट। कहाँ गया? राइट, म्यूचुअल फंड। अ म्यूचुअल फंड established under the Indian Trust Act to raise money through the sale of unit to the public for investing in the capital market. क्लियर? आप कमेंट में क्वेश्चन मत करना ये कैसे हो गया, ट्रस्ट में कैप से रजिस्टर होने लगा। भैया म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के ही अंदर रजिस्टर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सेबी के अंदर हम लोग उसके ये कंप्लायंस वगैरह जो है वो फॉलो ये करते हैं, उसके अंदर भी रजिस्टर जाता है, उसके अंदर भी रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके अंदर भी रजिस्टर करते हैं। बट जो यूनिट, ये जो कंपनी ये जो ट्रस्ट बन रहा है ये ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर होता है। अब बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड के बारे में। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? ये तो था भूमि पूजन, बेसिक बैकग्राउंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, बाहर के जो नॉलेज होता है ना उसके व्यूज पॉइंट से। अब हम लोग बात करते हैं बुक के नॉलेज पॉइंट से, बुक के हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड अभी मेरे एग्जांपल में क्या था, मेरे से पैसा म्यूचुअल फंड लिया था, राइट? क्योंकि मेरे पास बुद्धि नहीं था कि हम पैसा कहाँ लगाएं। तो म्यूचुअल फंड मेरा पैसा ले लिया और क्या किया, इन्वेस्ट किया। इंग्लिश में बोला जाए, बुक के लैंग्वेज में बोला जाए तो म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पुल किया है मेरे बिहाफ में एंड इन्वेस्ट किया है इसको, एंड फिर रिटर्न मेरे को दे देगा। यही किया है म्यूचुअल फंड, राइट? म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश इन फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट के फॉर्म में स्टैब्लिश होता है, चलो भैया मान लेते हैं। टू रेज मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट, यूनिट सेल करता है, बोला था ना कंपनी शेयर सेल करती है, म्यूचुअल फंड यूनिट सेल करता है। टू द पब्लिक और सेक्शन ऑफ द पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम, बहुत सारे स्कीम फ्लोट वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल, बट जस्ट वंस रीड। एंड एक चीज़, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है म्यूचुअल फंड का, आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, एडवांटेज आ गया या फिर म्यूचुअल फंड का मतलब प्रॉब्लम क्या है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन आता है, एएमसी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्पॉन्सर क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो मेरा जो ओपिनियन होगा वो ये होगा कि भैया पहले थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन लिख दो। इंट्रोडक्शन मतलब पूरा ये इतना बड़ा नहीं लिखना है, नहीं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दिए, म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट लिख दिए, फिर ये लिख दिए म्यूचुअल फंड इज अ मैकेनिज्म फॉर पुलिंग द रिसोर्स बाय इशूइंग यूनिट टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को यूनिट इशू कर देंगे, एंड जो इन्वेस्टिंग फंड, ठीक है, उसको हम लोग जो पैसा लिए हैं, ठीक है, पुल किया है, उसको इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो बस यही काम करेगा, ये कम से कम इतना डेफिनेशन लिख सकते हो, रेगुलेशन लिख सकते हो। सेबी का रेगुलेशन 1996 में आया था, ये रेगुलेशन चिपका दिए। ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट के अंदर मतलब बनता है म्यूचुअल फंड, ये चिपका दिए। थोड़ा सा डेफिनेशन हल्का सा 2-3 लाइन दे दिए, 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो भी पॉइंट आता है ना एडवांटेज है तो वो लिख दिए, जो भी आता है। एक क्वेश्चन का ना इज्जत बढ़ जाएगा, जहाँ 3 मार्क्स देने वाला रहेगा वहाँ आपको 4 दे देगा, 4 वाला रहेगा तो 5 मार्क्स देगा तो 5 दे देगा। तो थोड़ा सा इज्जत बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। इज्जत बढ़ाना कैसे वो आपके ऊपर है। अगर बहुत कम भी टाइम बचाना हो तो कम से कम सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 तो लिख के आना भाई। रेगुलेशन हमेशा चिपकाना, मतलब कौन सा रेगुलेशन, और ये भी बहुत टफ नहीं है, हम रेगुलेशन नंबर लिखने नहीं बोल रहे हैं, 1996 तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो हम लोग म्यूचुअल फंड का मतलब समझ गए, वो हमारा पैसा को ले लेगा, हमारे बिहाफ में इन्वेस्ट करेगा एंड फिर हमको पैसा रिटर्न कर देगा। क्लियर, बैकग्राउंड क्लियर हो गया। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक भैया एक ट्रस्ट है। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट रेज मनी थ्रू सेल ऑफ यूनिट, जो यूनिट इशू करके पैसा उठाता है। इन्वेस्टर गेट एक्सेस टू द प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, मैनेजमेंट का फायदा होता है। कैसे होता है अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं।
पहले वही देख लेते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो म्यूचुअल फंड कैसे बनता है पहले वो समझते हैं। ब्रश कहाँ है, पेंट ये वाला है ना, हाँ। ये एक म्यूचुअल फंड का आदमी है, ठीक है, बड़ा बहुत पैसे वाला आदमी है, वेल्थी पर्सन है। इसके पास बहुत पैसा, एकदम जहाँ तहाँ पैसा फेंका हुआ है, घर में हर जगह फेंका है पैसा। ये क्या किया, ये बोला भैया हम एक म्यूचुअल फंड बनाएंगे। ओके, अब अगर यही आदमी म्यूचुअल फंड बनाता है तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसी का म्यूचुअल फंड रहेगा, तो जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना तो नीयत तो बदल जाएगा, नीयत हो गया खोटी और पैसा लेके हो जाएगा गायब, प्रॉब्लम होगा। इस चीज़ को रोकने के लिए एक आएगा, इसका एक ट्रस्टी। ये कौन है, मिस्टर टी, दैट इज ट्रस्टी। ये एक ट्रस्टी बनकर आ गया, ये स्पॉन्सर हो गया। जो म्यूचुअल फंड क्रिएट कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड बना रहा है, उसको बोल देंगे स्पॉन्सर, ठीक है। तो ये कौन हो गया हमारा स्पॉन्सर, ये कौन हो गया हमारा ट्रस्टी। ओके, तो म्यूचुअल फंड ये स्पॉन्सर जो है ना ट्रस्टी के पास को दे दिया। म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड है वो तो स्पॉन्सर ही क्रिएट किया है, बट इस म्यूचुअल फंड का, ये जो म्यूचुअल फंड क्रिएट हुआ है, चलो फैक्ट्री जैसा बना दे रहा हूँ, सॉरी म्यूचुअल फंड फैक्ट्री जैसा कहाँ होता है, बट ये म्यूचुअल फंड फैक्ट्री जैसा ही बनेगा। ओके, अब ये स्पॉन्सर जो है, ये स्पॉन्सर तो अपना म्यूचुअल फंड क्रिएट कर दिया। इस फैक्ट्री के, सॉरी इस म्यूचुअल फंड का जो भी एसेट्स है, जो भी एसेट है, वो सब किसके पास रहेगा, ट्रस्टी के हाथ में रहेगा। क्लियर, वो सारा कुछ ट्रस्टी के हाथ में रहेगा। तो ट्रस्टी के हाथ में रहेगा सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रस्टी मैनेज करेगा। ट्रस्टी के बाद भी कोई आता है, ट्रस्टी के बाद आएगा एक AMC। कौन आता है, AMC। ये है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का छोटा सा हाउस। एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्लान करेगी कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ कैसे कब यूनिट से पैसा उठाना है, उस एसेट को कब कैसे यूटिलाइज करना है, कब क्या बेचना है, कब क्या खरीदना है, सब कुछ का काम कौन करेगा, AMC ये करेगी। AMC, ये AMC जो भी करना होगा सारा काम ये AMC करेगा। तो ये जो स्पॉन्सर है, इसका काम सिर्फ इतना ही था कि हाँ म्यूचुअल फंड बना दिए, बात खत्म। अपने अंदर ट्रस्टी को अपॉइंट कर दिया, स्पॉन्सर का काम हो गया। अब स्पॉन्सर और कुछ नहीं करेगा। ये जो ट्रस्टी बन गया, इस ट्रस्टी का तब काम क्या होता है, इस ट्रस्टी का काम, अब ये ट्रस्टी का मेन जॉब होता है, मतलब अब ये ट्रस्टी ही सब कुछ देखता है कि जो भी काम हो रहा है, AMC जो भी काम करिए वो ठीक करिए कि नहीं, कहीं इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर है उनका राइट तो हनन नहीं किया जा रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखने रोकने का काम कौन करेगा, ट्रस्टी करेगा, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिकल काम होगा, लाइक यूनिट इशू करना, पैसा वापस करना, क्वेरी वगैरह को सॉल्व करना, सारा मेन काम, जो भी काम है, जितने काम है म्यूचुअल फंड के, वो सब करता है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये समझ में आया म्यूचुअल फंड कैसे क्रिएट हुआ। 3 मेन इंसान चाहिए होते हैं, 3 मेन चीज़ चाहिए होता है, एक स्पॉन्सर, दूसरा ट्रस्टी, तीसरा AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये 3 चाहिए होंगे। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। चलो, रिक्वेस्ट कर रहे हो तभी आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं ऐसे बढ़ते नहीं। चलो देखो, स्पॉन्सर बता दी ना, स्पॉन्सर चाहिए होता है। एक स्पॉन्सर हो सकता है, एक 2-3 स्पॉन्सर आपस में मिलकर चलो भाई एक अलग म्यूचुअल फंड खोलते हैं, तो 2-3 स्पॉन्सर मिलकर भी म्यूचुअल फंड क्रिएट कर सकते हैं। एक हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा। क्लियर। अब एक और वर्ड आ गया कस्टोडियन। अब ये कस्टोडियन कौन होता है भैया, कस्टोडियन का बेसिकली काम होता है ना, जो भी, अब एक म्यूचुअल फंड के अंदर 1000-2000 तो यूनिट इन्वेस्टर होंगे नहीं, राइट, लाखों इन्वेस्टर्स होते हैं। तो लाखों इन्वेस्टर्स के जो किसके पास कितना यूनिट है, कौन कब यूनिट सेल किया, कब कौन यूनिट कितना परचेस किया, किसके पास कौन सा यूनिट है, इसका हिसाब किताब कौन रखेगा। AMC अगर हिसाब किताब रखने बैठता है तो वो बाकी डिसीजन कब लेगा, प्रॉब्लम है। इसीलिए आता है हमारा कस्टोडियन। इसका मेन जॉब होता है कि ये जो भी हिसाब आ रही है रखने का वो सब रखेगा, ठीक है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। अब ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट तब क्या करेगा, स्पॉन्सर बनाता है, एक एरो यहाँ ध्यान नहीं दिया हम, स्पॉन्सर क्रिएट करता है एंड ट्रस्टी क्या करता है, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट मैनेज बाय ट्रस्टी, जो भी म्यूचुअल फंड है वो ट्रस्टी मैनेज करता है। एंड फिर ट्रस्टी जो है वही अपॉइंट करता है AMC को भी, वही अपॉइंट करेगा कस्टोडियन को भी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करती है, मतलब मिस्टर एक्स के पास यूनिट से, ठीक है, उसने सेल कर दिया,
मिस्टर वाई ने परचेस किया, तो ये जो ट्रांसफ़र का काम है ये काम कस्टोडियन का नहीं रहेगा। रीज़न, एक ही आदमी के पास सारा कंट्रोल दे दोगे ना तो वो घोटाला करना स्टार्ट कर देगा, राइट। काम को ऑडिट में पढ़ा है ना, ऑडिट में, कि काम को इस तरीके से बांटो कि वो ऑटोमेटिक चेक होता रहे और घोटाला ना हो पाए। वही चीज़ यहाँ पे भी है। मीन्स कस्टोडियन को अलग काम दे दिया, इतना ज़्यादा काम है भैया कि वो अपना ही काम ख़त्म नहीं कर पाएगा, ट्रांसफरिंग का काम कैसे करेगा। तो इसलिए ट्रांसफ़र का अलग एजेंट है। और ये सब कुछ ना एक अलग चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया इंट्रोडक्शन। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो हम लोग जान गए। ओके, इससे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। डेफिनेशन आता है कभी कभी, ठीक है, बहुत दिमाग खराब रहता है इंस्टीट्यूट का, तो डेफिनेशन बोल देता है व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, लिख देता है। तो उसके लिए आपको कम से कम 5-6 लाइन तो अच्छे से एकदम छापी लिखने होगी। ये लाइन चिपकना चाहिए क्वेश्चन पेपर में, जो भी इतना सारा लाइन है, 1 2 3 4 4-5 लाइन यहाँ से उठना चाहिए। डेफिनेशन सही से होना चाहिए। 4 4.5 5 इसमें तो लगभग 5 मिल जाता है, मतलब फुल मार्क्स मिलने का चांसेस बहुत रहता है अगर सही से लिखा रहे तो, इज्जत अच्छा रहे आंसर का तो, ठीक है। कंक्लूजन वगैरह होना चाहिए, मीन्स एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए, 20 में मेन कंटेंट यानी कंक्लूजन, यही 3 चीज़ चाहिए होता है कि आंसर के लिए। स्टेक होल्डर इन म्यूचुअल फंड। स्टेक होल्डर का मतलब ना शेयर होल्डर बिल्कुल नहीं होता है। अगर सोच रहे हो कि शेयर होल्डर होता है तो भाई बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बहुत गड़बड़ सोच रहे हो। स्टेक होल्डर का मतलब होता है एक कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर कौन होगा, उसके शेयर होल्डर होंगे। शेयर होल्डर इज द वन ऑफ द स्टेक होल्डर, गुड, राइट। इसके अलावा उसका जो क्रेडिटर है वो भी होगा, जो बायर है वो भी हो रहा है, जो परचेस कर रहा है उसका गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है वो भी उसका स्टेक होल्डर है। तो ये सभी उसके स्टेक होल्डर होते हैं। ओके, तो म्यूचुअल फंड के स्टेक होल्डर कौन कौन हो गए, आरबीआई, सेबी, एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। टोटल 44 म्यूचुअल फंड के ये एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इन ये सभी मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म किए हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनका बेसिकली मकसद यही है कि पूरे म्यूचुअल फंड को एक प्लेट पे लाया जाए, मतलब एक तरीके से सबका कोड ऑफ कंडक्ट एक हो, सब लोग एक ही तरीके से काम करें, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर, एक लेवल को सेट करने के लिए, म्यूचुअल फंड को और ग्रो करने के लिए ये एसोसिएशन फॉर्म किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन। तो ये स्टेक होल्डर आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं वो। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर पूछा गया। फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, ये कैसे बना होता है भैया, ट्रस्ट के रूप में बना होता है, जहाँ पे एक स्पॉन्सर होता है, नाम सुना, स्पॉन्सर बनाता है। ट्रस्टी होता है जो सब कुछ देखता है, सिर्फ देखेगा। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है जो सारा काम करता है। ओके, एंड एक कस्टोडियन होगा भैया, कस्टोडियन काम कस्टडी में रख रहा था अपना सारा कुछ। द ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्पॉन्सर। ट्रस्ट स्टैब्लिश कौन कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे प्रमोटर होता है ना कंपनी के अंदर, वैसे यहाँ पे स्पॉन्सर है। द ट्रस्टीज ऑफ द म्यूचुअल फंड इज होल्ड द प्रॉपर्टी। ट्रस्टी क्या कर रहा है, सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है। ट्रस्टी का ही जिम्मेदारी होता है, जो भी प्रॉपर्टी है उसके कंट्रोल में रहेगा। एएमसी के हाथ में नहीं रहता है। एएमसी सीबी के अप्रूवल से अपॉइंट होता है ऑफकोर्स, एंड फिर वो क्या करता है, फंड वगैरह इशू करता है, रेस करता है, ये सब काम एएमसी करता है, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कस्टोडियन भी सेबी के साथ रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, कस्टडी वाला काम होता है। फंड इन इट्स कस्टडी, जो भी फंड्स है उसके कस्टडी में रहेंगे, फंड वगैरह सब कुछ। द ट्रस्टी आर वेस्टेड विद द जनरल पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। ट्रस्टी के पास मेन काम जो है ना, वो सिर्फ देख रेख का काम करता है। सब काम ठीक हो रहा है ना, जो भी सेबी के पास रेगुलेशन जाने से जा रहा है तो वो देखेगा कि इन्वेस्टर जो प्रॉब्लम पूछ रहे हैं उसका सॉल्यूशन मिल रहा है ना इन्वेस्टर्स को, उनको टाइम पे पैसा तो मिलता है ना। तो ये सब देखेगा कौन, ये सब देखेगा हमारा ट्रस्टी। ओके, जनरल पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस हो गया। एंड डायरेक्शन ओवर एएमसी, द मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस वगैरह सारा काम ट्रस्टी करता है, मतलब देखने का काम। वॉच डॉग जो समझते हैं ना, देखने का काम, जो सिर्फ देखता रहता है, तो ये एएमसी का काम होता है। ट्रस्टी का काम होता है हर एक चीज़ देखे। अब ट्रस्टी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इकलौता एक इंसान होगा हाड़ मास का जाकर बैठा रहेगा, नहीं, वो कंपनी भी हो सकता है। ओके, ये हमने डिस्कस किया है। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, एंटिटी, म्यूचुअल फंड कौन है, स्पॉन्सर वगैरह, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रजिस्टर कौन है, कस्टोडियन कौन है। तो देखो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है इंस्टीट्यूट ने,
जो दे के मतलब आईडीबीआई का म्यूचुअल फंड का प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे उठा के छाप दिया है। आईडीबीआई का कौन एसेट मैनेज करता है, स्पॉन्सर कौन है, आईडीबीआई बैंक स्पॉन्सर था उसका। क्या सब आ रहा है। हाँ, तो क्या था भाई, म्यूचुअल फंड है, आईडीबीआई बैंक स्पॉन्सर था, ट्रस्टी कौन था, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ओके, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, सब हो गया। ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, ये जाने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी बॉडी कौन से है ये समझ लेते हैं। सेबी है, रेगुलेट कौन कर रहा है, सेबी रेगुलेट करता है। ओके, और कौन कर रहा है भैया, एक इंडस्ट्री बॉडी है, ये तो रेगुलेटरी बॉडी है, और ये एक इंडस्ट्री बॉडी दैट इज एसोसिएशन एएमएफआई, अभी कुछ देर पहले मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, आने का बहुत हाईली चांसेस होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेबी में सेम क्वेश्चन छप के आ जाता है, सच बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, कुछ नया ये लोग ट्राई नहीं करता जल्दी, बहुत ज़्यादातर ना पिछले साल का कहीं ना कहीं से उठा के क्वेश्चन छाप देते हैं लोग। ये एक अच्छा चीज़ है मीन्स स्टूडेंट पॉइंट व्यू से। कंपनी लॉ एक डेंजर पेपर होता है, मीन्स उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोई भरोसा नहीं है। किसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन उठा के दे देंगे, और कभी कभी उस चैप्टर से 2 साल 3 साल 4 साल क्वेश्चन ही नहीं आएगा। लाइक इनकम टैक्स में भी आजकल वही चलता है। ओल्ड सिलेबस में तो एक प्रॉब्लम हो गया था, मतलब सैलरी नाम का जो चैप्टर था पिछले 3-4 टर्म से तो वो हटा ही दिए, समझ में ही नहीं आता था कि वो सिलेबस में है भी कि नहीं है। भैया सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी इतना बड़ा चैप्टर आता था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस, एमसीक्यू 1 मार्क्स का अटैक किया खत्म, 1 से 2 मार्क्स खत्म, मतलब उसका इज्जत ही खत्म कर दिया था पूरा, पीछे वाले चैप्टर से इज्जत दे रहा था लोग। न्यू सिलेबस बेटर है, मतलब कहाँ पे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये एक्सप्लेन किया है लोग, तो ये एक अच्छा सिस्टम है आप लोग के लिए। म्यूचुअल फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पता है तो कमेंट में लिखो। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड का मतलब होता है ना, ओपन वर्ड से क्या लग रहा है, ओपन खुला रहेगा, यही तो खुला रहेगा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब बंद रहेगा। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में ना सालों भर जब मन करे तब उसमें इन्वेस्ट करो, जब मन करे निकाल लो। मेरा जब मन करेगा हम इन्वेस्ट करेंगे, जब मन करेगा हम निकालेंगे, दैट इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जो है ना, ये सालों साल चलेंगे, कभी ख़त्म नहीं होने वाले, चलते जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में लिमिट है, एक टाइम पीरियड के लिए खुलेगा, 5 साल 10 साल जो भी टाइम पीरियड होगा उतना टाइम के लिए म्यूचुअल फंड बनेगा, एंड उसके बाद वो डिजॉल्व हो जाएगा, दैट इज क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या और क्या है, हम उसका यूनिट जो है ना मार्केट से खरीद सकते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में, लेकिन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में हम लोग जब न्यू इशू करते हैं वो लोग, तभी हम लोग उनका म्यूचुअल फंड से यूनिट खरीद पाएंगे, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से यूनिट खरीदेंगे उस टाइम। ओके, एंड यहाँ पे जब भी मन करे हम रिडीम कर सकते हैं, एक्सेप्ट ELSS, यहाँ पे मैंने लिखा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करना होगा, आगे आएगा, सब आएगा धीरे धीरे। हाई लिक्विडिटी है, मतलब जब चाहे बेचो, जब चाहे खरीद लो तुम्हारा मन। ये बेचेंगे किस पर, मार्केट नेट एसेट वैल्यू NAV पर बिक जाता है। ठीक है, हर म्यूचुअल फंड NAV निकालती है, उस NAV पे ये सेल हो जाता है, जिस दिन मन करेगा सेल कर दो। इसका लो लिक्विडिटी क्या, क्योंकि यहाँ पे ना तुम डायरेक्ट कंपनी। ओके, सो कुछ टेक्निकल एरर हो गया था। सो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओपन एंडेड क्या है एंड क्लोज एंडेड क्या है। ओपन एंडेड आई थिंक हम बोल चुके थे। ओपन एंडेड क्या होता है, दैट इज हमारा ये सालों भर यहाँ पे ओपन रहेगा, जब मन करेगा हम इन्वेस्ट करेंगे, जब मन करेगा हम इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, हटा सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे जब मन करेगा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है ना, जब भी इन्वेस्ट करने का, जब भी हटाने का, तो ये बोलते हैं हम लोग बेसिकली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इसका हमेशा डिफरेंस आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, दैट इज 3 मार्क्स to 4 मार्क्स के लिए डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस यहाँ पे सेम यही वाला छाप देना है और कुछ नहीं। म्यूचुअल फंड रेगुलर होते हैं एंड डायरेक्ट प्लान। अब ये रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान को समझने के लिए हम लोग को एक और चीज़ समझना होगा। So let me show you, and कितना पेज दूर चला गया। हाँ, एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। डायरेक्ट एंड उसके के बारे में डिस्कस करने से पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है ना, द फीस चार्ज बाय द स्कीम टू मैनेज द इन्वेस्टर्स मनी। जो फीस चार्ज किया जाता है बाई
जो फीस चार्ज किया जाता है इन्वेस्टर्स से। मतलब अब जो म्यूचुअल फंड था वो मेरा 5 लाख रुपया, मेरे एग्जांपल में इन्वेस्टर मेरा 5,000 रुपया लिया, दैट इज़ म्यूचुअल फंड मेरा 5 लाख रुपया लिया इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या वो फ्री में काम करेगा? कोई फ्री में काम नहीं करता भाई, वो क्यों करेगा? तो वो भी बोलेगा हमको कुछ तो पैसा चाहिए भैया, कुछ तो पैसा चाहिए, वो बोलेगा तो वो जो फीस चार्ज करेगा उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। फीस पे करते हैं जो भी ट्रस्टी को, रजिस्ट्रार को, ट्रांसफर एजेंट, कस्टोडियन, ऑडिटर, भैया जितना खर्चा ना सब आपके पॉकेट से लिया जाता है, ये बात एक मान के चलिएगा। चाहे वो ट्रस्टी को अपॉइंट, म्यूचुअल फंड जितना भी नया लोग को अपॉइंट करने का ऑर्डर देगा ना, सारा पैसा कौन चार्ज किया जाएगा? आपके पॉकेट से। ओके, ये 1 से 2% के ही आसपास रहता है, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। मतलब जो भी एक्सपेंस है उसका 1 to 2% के ही आसपास रहता है एक्सपेंस रेट, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। बट फिर भी वो चार्ज कहाँ से किया जाएगा? आपके पॉकेट से। एसेट मैनेजमेंट का एक्सपेंस, कमीशन पे टू डिस्ट्रीब्यूटर, सेलिंग एक्सपेंस वगैरह, लिस्टिंग एंड डिपॉजिटरी फी, सारा कुछ, सर्विस टैक्स वगैरह जो भी है सब कुछ आपके पॉकेट से चार्ज होगा। दैट इज एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं इसको। ये क्लियर हो गया? राइट अब हम लोग बात कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान के बारे में। तो अब हम लोग जान चुके हैं एक्सपेंस रेशियो होता है जिसके अंदर हम लोग को खर्चा देना पड़ता है। राइट, म्यूचुअल फंड को खर्चा देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो भैया म्यूचुअल फंड को जो भी खर्चा देना पड़ेगा, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। क्यों खर्चा देंगे भाई? क्योंकि वो मेरा बिजनेस, वो मेरा पैसा को यूज़ कर रहा है, वो मेरा पैसा को बढ़ा रहा है, तो बदले में हम उसको कुछ एक्सपेंस तो देना पड़ेगा, कुछ तो खर्चा देना पड़ेगा। तो रेगुलर एंड डायरेक्ट क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है जिस यूनिट के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे। मतलब रेगुलर के अंदर ना हम म्यूचुअल फंड से पैसा यूनिट नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे अपने बैंक के थ्रू या फिर खरीदेंगे किसी एजेंट के थ्रू। तो जब हम लोग बैंक या फिर एजेंट किसी के भी थ्रू खरीद रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे पहले पैसा किसको देगा? मतलब जो भी हम जब तक शेयर परचेस करके बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड तब तक इसको कमीशन देगा, बैंक को मेरे कमीशन देगा, एंड वो कमीशन किसके पॉकेट से कटेगा? मेरे पॉकेट से कटेगा। क्लियर? तो म्यूचुअल फंड जब भी जो भी पैसा हमको दे रहा है उसमें से कुछ कमीशन वो उसको भी देगा, मीन्स वो एक्सपेंस रेशियो में जुटेगा। ओके, तो एक्सपेंस रेशियो में जब जुटेगा तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा ना। एक्सपेंस रेशियो कॉपी नहीं देखना है। जैसे ही एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा खर्चा बढ़ जाएगा। राइट, अब खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिए हम लोग। इधर रेगुलर प्लान के अंदर हमारा एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया। क्यों बढ़ा भैया? क्योंकि हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ गया था, उसको भी खर्चा देना पड़ रहा था। तो महंगा हो जाएगा ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, हमको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। राइट, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या है? हम परचेस कहाँ से करेंगे? सीधा म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया हमको आपका यूनिट लेना है। तो म्यूचुअल फंड ये जो बिचौलिया था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर था, इसको कोई कमीशन नहीं देगा। जब इसको कमीशन नहीं देगा तो वो हमको वो पैसा मेरा बच जाएगा। 1% के ही आसपास एक्सपेंस होता है, लेकिन वो 1% अगर सोचो लाखों का 1% कितना होगा? करोड़ों रुपया होगा। करोड़ों का 1% कितना होता है? बैठ के हिसाब लगाओ, कैलकुलेटर है तो 1%, 1.5% के आसपास भी अगर एक्सपेंस होता है तो कितना ह्यूज अमाउंट फ्लक्चुएट कर जाता है। अब बुक में देख लेते हैं। रेगुलर प्लान इसलिए बोलते हैं ना, डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करो, मतलब कोई बिचौलिया का झमेला नहीं रहेगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, हर जगह बोला जाता है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करो। कोई ऐप खोल के देख लो, डायरेक्ट प्लान को प्रमोट कर रहा है हर कोई। ओके, तो सोल्ड डायरेक्ट बाय एएमसी सोल्ड कर रहा है। एएमसी वर्ड यूज़ किया, अब ये मत बोलना कि भाई म्यूचुअल फंड ने लिखा है मतलब म्यूचुअल फंड नहीं सोल्ड करता होगा। म्यूचुअल फंड का सारा करता धरता एएमसी होता है, तो एएमसी सेल कर रहा है मतलब म्यूचुअल फंड ही सेल कर रहा है। ठीक है, लो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि भैया एक जन बिचौलिया का खर्चा बच जा रहा है। यहाँ पे हाई एक्सपेंस रेशियो, बिचौलिया खा लेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं हम लोग। ठीक है, पोटेंशियल लो रिटर्न टू द इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा सा तो कम मेरा पैसा थोड़ा सा तो कटेगा ना, तो वो पैसा यहाँ पे लो इन्वेस्टर रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे हाई रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जो पैसा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा था वो पैसा कहीं ना कहीं अब मेरे पास आएगा, वो उसके पास नहीं जाएगा। तो यही फ़ायदा होता है रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान के अंदर। कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का ये ढेर सारा कैटेगरी दिख रहा है, इतना कैटेगरी के बारे में जानना पड़ेगा, मजबूरी है, जानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ओके,
एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना, बस वो नॉलेज पर्पस के लिए है। मार्केट से काफ़ी रिलेट करके बनाया है, मार्केट का कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको वो वीडियो में डाला हुआ है, तो वो बहुत हेल्प करेगा ये वाला पोर्शन को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं, फिर भी सुन लो। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का जो बात करें हम लोग, कैटेगरी 3 टाइप का हो गया। एक हो गया इक्विटी, हाइब्रिड, डेप्ट। इक्विटी बैलेंस फंड का नाम सुने हो? बैलेंस फंड कभी भी, ये क्या नाम है उस ऐप का, मनी मार्केट, ये है ना, मनी मार्केट है ना, छोड़ो, जो भी ऐप है म्यूचुअल फंड के लिए एक ऐप आता है, दैट इज आई डोंट नो, नाम भूल गया उसका। तो ना बैलेंस फंड उसके अंदर हमेशा मिलेगा। बैलेंस फंड का मतलब होता है ना, हम पहले बैलेंस फंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सिक्योर रहेगा, ना हम डूबेंगे, ना हमको ज़्यादा इनकम चाहिए भैया, ना हमको ज़्यादा मतलब बहुत कम लॉस भी नहीं रखना है, हमको इनकम चाहिए लेकिन ठीक ठाक चाहिए, मेरा पैसा भी बचा रहा है, बीच में हम बचे रहे, दैट इज़ बैलेंस फंड। इक्विटी में जाएंगे ना तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, क्योंकि इक्विटी फ्लक्चुएट जल्दी करता है, ग्रो किया तो बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा, और डूबा तो जल्दी पैसा डूब जाएगा, राइट। तो इक्विटी में क्या होगा, ग्रो करेगा, राइट, ग्रोथ वाला इक्विटी हो गया, ग्रोथ फंड बोलते हैं इक्विटी को, ठीक है। हाइब्रिड फंड दैट इज बैलेंस फंड बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड वाले को। एंड डेप्ट फंड हमेशा सिक्योर फंड के नाम से फेमस होता है, मतलब इसके अंदर ना पैसा सेफ रहेगा आपका, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करेगा, आपका पैसा उठा के कहाँ का इन्वेस्ट करेगा, सिक्योर जगह पे, दैट इज गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, जो आरबीआई का होता है उसमें इन्वेस्ट कर देगा, तो हर सिक्योर जगह डिवेंचर परचेस कर लेगा, तो जितना भी सिक्योर जगह उसको मिलेगा वो सभी जगह पे म्यूचुअल फंड क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा डेप्ट के अंदर, ठीक है। तो पैसा बचाना है, अगर आपको पैसा सिक्योर रखना है कि मेरा पैसा डूबे ना, इनकम कम हो चलेगा, तो भैया डेप्ट में जाओ। हाइब्रिड में जाओगे ना तो कुछ पैसा मीन्स अगर 5 लाख हम इन्वेस्ट किए थे तो उसमें से 2.5 लाख 2 लाख रुपया निकाल के वो इक्विटी में लगा देगा, 3 लाख निकाल के डेप्ट में लगा देगा, बैलेंस हो गया ना। इक्विटी से अगर कम मिला तो डेप्ट बचा लेगा, और अगर इक्विटी से ज़्यादा मिला तो अच्छा ज़्यादा दे देंगे भाई तुमको। तो हाइब्रिड बैलेंस करके रखता है, और इक्विटी में क्या एकदम रिस्की ज़्यादा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, और बहुत पैसा डूबता भी है, मतलब डूबने का चांसेस कम रहता है। जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है आज के डेट में, एक्सिस ब्लू चिप है, वो सब डूबता नहीं है, बहुत हाई रिटर्न ही देता है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ELSS, इनके बारे में डिस्कस करना होगा अगले क्लास में, ओके। अगले वीडियो में ये वाला टॉपिक अपलोड हो जाएगा, शायद करना ही है, अगला वीडियो तो यही होगा ना, कितना है 5। स्कीम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, इनकम ओरिएंटेड स्कीम, अगर आपको इनकम चाहिए, हमको फिक्स्ड इनकम चाहिए हर महीने, फिक्स्ड इनकम टू द इन्वेस्टर को अगर चाहिए तो भैया इनकम ओरिएंटेड स्कीम में जा सकते हो। इसमें म्यूचुअल फंड क्या करेगा, AMC बोलना ज़्यादा बेटर होगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगा, बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, कॉर्पोरेट डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, याद आया, पूरा चैप्टर था पहले, अब तो हट गया ये चैप्टर शायद। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल देगा, राइट। ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम, ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम का मतलब जहाँ पे आपका पैसा हाई सोर्स ऑफ इनकम बाई वे ऑफ डिविडेंड, रैपिड कैपिटल रेफरेंस, बोथ होल्डिंग एंड गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट। अच्छा कंपनी का अगर इक्विटी होल्ड करेंगे तो भैया बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, और घटिया कंपनी का ग्रो पकड़ लिए तो डूबेगा पैसा, मतलब डूबता नहीं है, धीरे धीरे ज़्यादा हाइक नहीं करेगा। हाइब्रिड स्कीम बेस्ट होता है भैया, बीच में रखेगा आपको, ना ज़्यादा देगा ना ज़्यादा लेगा, बीच में रहेगा, जैसा ज़िंदगी जीते रहो। ये कुछ पैसा फिक्स जगह पे भी इन्वेस्ट करता है, और कुछ पैसा को इक्विटी वगैरह में भी इन्वेस्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है किस म्यूचुअल फंड का AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितना एफिशिएंट है। जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, जिस भी म्यूचुअल फंड का AMC जितना एफिशिएंट होगा उतना अच्छा हाइब्रिड स्कीम होगा, उतना अच्छा वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उतना ज़्यादा रिटर्न देगा। आज के डेट पे जो देख लो, हम 2019 से 18 से ट्रैक कर रहे हैं, एक्सिस का ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड है टॉप पे चल रहा है, एक्सिस ब्लू चिप। तो ये क्यों चल रहा है भाई, उसका AMC का एक बार गवर्नेंस देखो, क्या लेवल का उसका मैनेजमेंट है। तो ऑफकोर्स अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, जो हाई फाई कितने जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बहुत अच्छा अपॉइंटेड है, मतलब उनका काम भी बहुत अच्छा है, उनका हर एक का पर्टिकुलर अब डिन नंबर के थ्रू उनको देख सकते हैं, उनका किस किस कंपनी में उनके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा खासा तुमको मिलेगा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे हम। हाई ग्रोथ स्कीम, एकदम इक्विटी में इन्वेस्ट करो, बहुत रिस्क होगा लेकिन पैसा मिलेगा भी बहुत ज़्यादा। टेक्स सेविंग स्कीम, ELSS, इसी के अंदर ज़्यादातर ना जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट देता है ELSS के अंदर, लाइक पेंशन वगैरह आता है ना, कहीं होगा
पेंशन स्कीम वगैरह ELSS के अंदर ही मिलता है, जितना भी टैक्स सेविंग का पॉइंट आता है। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा, स्कीम पूछ देगा। 5 मार्क्स के लिए अगर पूछता है तो 6, 7, 8 लिख दो स्कीम। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनकम लिखना, ग्रोथ लिखना, हाइब्रिड लिखना, हाई ग्रो लिखना एंड टैक्स सेविंग, ये 5 तो लिखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। 3 मार्क्स के लिए भी आता है तभी भी 5 मार्क्स के लिए तो ये 5 लिखना। इसके अलावा 2-3 और कोई भी एक लाइन का दिख रहा है, 2-3 उठा के म्यूचुअल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड डाल सकते हो, इसमें सिर्फ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड, इसमें सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करेंगे पैसा। ठीक है, तो फंड ऑफ फंड मतलब म्यूचुअल फंड दूसरे वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो ऐसे 2-3 उठा के डाल सकते हो आंसर में, इज्जत बढ़ जाएगा ना। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है, एवरेज लिखना है, बैलेंस करके रखना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लोग मिलेगा, हाई फाई लोग मिलेगा भाई। हम अपने खुद से रिसर्च करेंगे तो कितना रिसर्च करेंगे, एक तो न्यूज़पेपर लेंगे, 2-4 वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे, हाँ ठीक है इन्वेस्ट कर दो, क्या जाता है, राइट। प्रोफेशनल इन्वेस्ट कैसे करेगा, वो आज से उस कंपनी के बारे में नहीं पढ़ रहा है, वो कंपनी के बारे में सालों से रोज़ देखते आ रहा है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रोज़ चेक कर रहा है, हर क्वार्टर एंड पे वो चेक करता है, तो उसको पता है कि भैया ये कंपनी कैसा ग्रो करेगा, कैसा फ्यूचर में उसका काम कैसा होगा। तो हमको अपने म्यूचुअल फंड के लिए, अपने पैसे के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजर मिल जाता है जो मेरे फंड के लिए फंड को मैनेज करता है। डाइवर्सिफिकेशन, अब हम पैसा लगाएंगे तो क्या करेंगे, उठाएंगे पैसा जाके एक तो कंपनी में रख दिए 5 लाख रुपया, रिलायंस लगा ले, जो करना है कर। अब हम ज़्यादा रिसर्च थोड़े करेंगे, टाटा में लगा दिए, रिलायंस में लगा दिए, 1-2 पकड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। ये लोग क्या करेगा, अब म्यूचुअल फंड के पास लेके गया तो वो रिस्क ही कम करने के लिए ना 5 लाख का 50,000 रुपया रिलायंस में डाल दिया, 50,000 रुपया टाटा में डाल दिया, 50,000 रुपया कोई स्मॉल कंपनी में डाल दिया, 1 लाख रुपया कोई और कंपनी में डाल दिया, फॉरेन में कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके ना पैसा को बहुत जगह डाइवर्सिफाई कर देगा। मीन्स अगर मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउनफॉल हो गया तो मेरा म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत खास लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरे टोटल अर्निंग का 10 या 20% ही गया है। हम अगर पूरा ऑटोमोबाइल में डाल दे तो मेरा पूरा पैसा डूबना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। रिसेंट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुआ था। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना कम चांसेस होगा एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री डूबेगा ना, सब थोड़े डूब जाएगा एक साथ। हाँ, अभी कोरोना का टाइम है तो सब धीरे, अभी तो सब डूबेगा ही, वो अलग चीज़ है, बट आफ्टर 5 ईयर सारा रिकवर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का सुविधा आपको मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब था ना, कॉन्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या होता है, मतलब अगर फिजिकल फॉर्म होता था पहले, कब डिलीवरी होगा नहीं पता, कब पेमेंट आएगा, कब क्या होगा, वो सब नहीं मिलता, एकदम झमेला नहीं है यहाँ पे। तुरंत बैड डिलीवरी नहीं मिलता, एकदम सब कुछ टाइम पे पेमेंट हो जाता है, कागज़ वक्त ख़त्म हो गया तो, राइट। लो कॉस्ट, सस्ता पड़ता है। हम अगर रिसर्च करने बैठे तो हमको रोज़ न्यूज़पेपर ख़रीदना पड़ेगा, 5 घंटा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम अपना रिसर्च कर पाएंगे। और वो भी सही है कि नहीं, मतलब मेरा तो हमेशा ख़राब ही रहेगा, एज अ स्टूडेंट ख़राब रहेगा ना, गुड। उनके पास देंगे तो उनका डेली का काम है, वो रोज़ यही कर रहा है, तो मेरा कम खर्च में एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमको मिल जाएगा। लिक्विडिटी, ओपन एंडेड का बात करें तो हम जब मन करेगा तब सेल कर सकते हैं। एनएवी के ऊपर, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर हम मेरा जब मन करेगा तब सेल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का तो बात ही नहीं करना भाई, यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है हर चीज़, जो भी काम होगा वो लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं। रिस्क क्या क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स के लिए। माउस से लिख रहे हैं, अब इतना गंदा तो लिखेंगे ना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब हम एक ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए छोड़ना, अब तो वो कमा ही लेगा इनकम। तो अगर हम अपना फोकस को लूज़ कर देते हैं तो हम लॉस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है मेरा ब्लू चिप के ऊपर, नहीं पैसा तो ब्लू चिप में ही लगाएंगे, कुछ भी हो जाए हम लगाएंगे वहीं। भैया डूब रहा है, नहीं उसी में लगाएंगे, अरे डूब जाएगा पैसा, नहीं लगाएंगे उसी में। तो ऐसा काम करेंगे तो भैया डूबेगा। प्लानिंग ही बहुत गंदा किए हम, इतना गंदा प्लानिंग, सारा सड़ा हुआ म्यूचुअल फंड में जाके पैसा डाल दिए, एकदम डूबने वाला म्यूचुअल फंड में। अनरिसर्च फोरकास्ट, फंड मैनेजर अनअकाउंटेबल। अब जो फंड मैनेजर है AMC है, हम न्यूज़ में देखे AMC बहुत ही घटिया काम कर रहा है, ठीक है, नाम नहीं ले रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड है बहुत घटिया काम कर रहा है AMC का उसका। अब हम जब देख रहे हैं घटिया काम कर रहा है तो उस म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डालेंगे, नहीं डालना चाहिए।
तो हम नहीं डालेंगे यहाँ पे। अनअकाउंटेबल पुअर प्लानिंग, अनअकाउंटेबल है, उसका कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैनेजर वगैरह अकाउंटेबल नहीं है, राइट। क्लियर रिस्क, सामने रिस्क दिख रहा है और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हु इज दैट डिफॉल्ट, कौन गलती कर रहा है, ये वाला मेरा गलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड को बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है, यहीं तक रहने देते हैं आज इस वीडियो में, यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आगे बढ़ेंगे, ओके। इस वीडियो में बस इतना ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को अभी तक देखे हो तो भाई लाइक किए बगैर मत जाना, और सब्सक्राइब तो कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो ऑन दिस नंबर, दैट इज़ इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, जब मन करे कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। और हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, चाहे कभी भी आए। कभी कभी एक दिन का डिले हो जाता है, मैक्सिमम एक दिन के अंदर हम रिप्लाई कर देते हैं, और कभी कभी तो 5 मिनट के अंदर रिप्लाई जाता है। तो कमेंट मेरा पॉपअप आते रहता है, जो भी कमेंट करते हो, तो हम कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं विद इन टाइम। एंड व्हाट्सअप इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर कोई भी क्वेरी है तो। अगर ये वाला PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, और अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना लिंक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हो सके तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर है तो इसलिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाल पाते हम लोग, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।